हेलो फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग 28 मई के न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कंटेंट की ओर देख लेते हैं। तो 5 न्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें 3 न्यूज़ आर्टिकल, एक एडिटोरियल और एक लीड आर्टिकल शामिल है। सबसे पहला न्यूज़ पेज नंबर 1 से है, जो कि टाइटल है नाउ ट्रम्प ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में आएगा और मेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये कवर होगा। व्हाट इन न्यूज़ देखते हैं तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल बोला कि वो ऑफर कर रहे, एक हेल्प करना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में जो टेंशन है एलएसी को लेकर, तो उसमें समझौता करवाने के लिए, मीडिएट करने के लिए वो प्रस्ताव रख रहे हैं। ये जो ऑफर है वो एज अ सरप्राइज आया है उसी दिन जब चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि जो सॉफ्ट लाइन पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी के ऊपर, तो वो जो सिचुएशन है स्टेबल है और कंट्रोलेबल है। उसके अलावा बैकग्राउंड देख लेते हैं तो इंडिया और चाइनीज़ जो ट्रूप्स है वो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स के ऊपर एलएसी के फेस्ड ऑफ फील कर रहे हैं, या तो टेंशन वाला माहौल है, जिसमें पेंगोंग सो लेक, डेमचोक और गलवान वैली है लद्दाख की, और नकुला है सिक्किम के अंदर, जहाँ पे चाइना का पीएलए सोल्जर्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो ऑक्यूपाइड ट्रैक्स के अंदर जो इंडियन ट्रूप्स पेट्रोलिंग कर रही है, तो वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अड़चने ला रहे हैं, और जो हमारे ट्रेंच बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें भी अड़चने ला रहे हैं। तो ये सब घटनाएं अभी हो रही है। तो इसके बारे में आप 22 मई के वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई बटन के अंदर या पे आई कार्ड के अंदर भी आपका लिंक आ जाएगा, और लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल होगी इस डे के वीडियो की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो मिस्टर ट्रंप ने ये अभी जो ऑफ़र दी है उसको इलेबोरेट नहीं किया, और ये एक ऐसा सरप्राइज़ आया कई सारे रीज़न के कारण। एक एक रीज़न देखते हैं। तो ये यूएस ने तब ऑफ़र किया, पहले भी एक बार ऑफ़र किया हुआ है मीडिएशन का प्रस्ताव इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मल्टीपल टाइम्स पास्ट के अंदर, और ये पहली बार है कि अमेरिका ने ऑफिशियल जो है एक मीडिएशन का प्रस्ताव रखा है इंडिया और चाइना का थर्ड पार्टी बनने के लिए। तो ये कमेंट तब आया जब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एलिस वेल ने क्या बोला, और चाइना को ब्लेम करते हुए बोला था कि जो बॉर्डर टेंशन है उसके लिए चाइना जिम्मेदार है, और कहा कि चाइना अपने नेबर्स के लिए थ्रेट है। मोर ओवर, ट्रम्प्स ने ऐसे समय पर ये प्रस्ताव रखा जब चाइना और यूएस के बीच में, खुद के बीच में ही टेंशन है कई सारे फ्रंट्स को लेकर, जिसमें कोरोना है, ट्रेड वॉर्स है और कई सारे प्रॉब्लम्स है। उन सब के अलावा ट्रेड सिचुएशंस भी अनईजी है। यूएस ने चाइना को एक्यूज़ किया है कि जो कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो चाइना ने ट्रांसपेरेंट नहीं रखी। उसके अलावा जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ब्रेन है, उन्होंने बोला कि यूएस जो है वो सैंक्शन इम्पोज करेगा बीजिंग के ऊपर और हांगकांग के ऊपर, अगर चाइना ने आगे बढ़े और नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास किया हांगकांग के अंदर। तो इसके ऊपर जो ये जो लॉ है, इसके ऊपर आज के एडिटोरियल के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप जा सकते हैं और इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि किस तरीके से ये लॉ चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है और हांगकांग से वो पास होना ज़रूरी है, बिकॉज हांगकांग ये वो टेरिटरी है जहाँ पर चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और इस बिल को हांगकांग के जो लोग हैं उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल ये लिखा है कि अगर बदलाव ज़रूरी है तो हांगकांग के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, प्रो डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा। तो इसका डिटेल में आप एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स ऑफर देख लेते हैं। तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी नहीं, और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी ट्रम्प के स्टेटमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंडिया ने पहले कई सारे ऑफर्स को जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है थर्ड पार्टी मीडिएशन बनने का, वो रिजेक्ट किया हुआ है अब तक। और साथ ही साथ बोला है दोनों की तरफ ने कि ये सब जो है वो लेस फेवरेबल है, और बायलेटरल तरीके से हम इस सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैप्स आप 22 तारीख के वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से मैप को बताया गया है। उसके अलावा मेंस के अंदर चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ट्रेड को लेकर, या जो कल्चर को लेकर, या तो वॉट एवर दी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उन सब में क्या असर पड़ेगी, और इस तरह के डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो ये पिछले एक हफ्ते में जितने भी आर्टिकल्स आए उन सब का रेफर करके आप अपना आंसर जो है इस क्वेश्चंस के बना सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 8 से, जहाँ पर इन्वेजिव मसल्स वो स्प्रेड हो रहा है केरला के बैक वाटर के अंदर। तो प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट में आएगा और मेंस के अंदर भी एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर ये इंक्लूड होता है। तो व्हाट इन न्यूज़ जो इन्वेजिव म्यूसिल है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट का नेटिव है, वो क्विकली स्प्रेड हो रहा है केरला के बैक वाटर्स में, और जो वहाँ के जो लोकल म्यूसिल्स है उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, और जो काम स्पीसीज है, शांत स्पीसीज है वहाँ पर, उनको भी हानि पहुँचा रहा है या तो ख़त्म कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फिशरमैन मोलस्कन फिशरीज से जुड़े हुए हैं उन पर भी एक थ्रेटनिंग इफेक्ट हो रही है, बिकॉज ये लोग इस पर डिपेंडेंट है, और यही चीज़ ख़त्म हो रही है इस इन्वेजिव ये जो म्यूसिल्स है उसके कारण। डिटेल देखते हैं। तो ये जो रैपिड स्प्रेड हो रहा है चारू म्यूसिल, ये इन्वेजिव म्यूसिल है जिसको साइंटिफिकली बोला जाता है माइटेला स्ट्रिगाटा। वो माना जाता है कि साइक्लोन ओखी से आया है जो 2017 में आया था, और ये दावा किया जा रहा है जर्नल ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरी के द्वारा। सर्वे के अंदर ये पाया गया कि ये जो चारू म्यूसिल है वो कादिनमकुलम, परवुर, इदावा नादायर, अष्टमुडी, कायमकुलम, वेम्बानाड, चेतुआ और पोनानी एस्चुरी बैक वाटर्स के अंदर पाया गया है, जहाँ पे अष्टमुडी लेक जो रामसर साइट है कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो वर्स्ट हिट अफेक्टेड है। और यहाँ पर रामसर साइट की बात हुई है तो आप अपने बुक से, चाहे आप शंकर IAS पढ़िए या तो कोई भी मैग्रो हिल की बुक पढ़िए या तो NCERT पढ़िए, तो रामसर साइट्स के बारे में एक बार आप डिटेल पता लगा लीजिए। गूगल का भी उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेड हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर रामसर साइट्स के जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रामसर साइट क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केरला के अंदर रामसर साइट्स है, किसके लिए है। तो एक्चुअली ये वेटलैंड्स के लिए रामसर साइट्स बनाया हुआ है। रामसर ईरान की सिटी का नाम है, वहाँ पर कन्वेंशन पास हुआ था, उसके ऊपर से ये रामसर कन्वेंशन बना। अब ये जो चारों म्यूसिल्स की पॉपुलेशन है वो IAS 11,384 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर हो गया है, और ये एशियन ग्रीन म्यूसिल्स जो वहाँ पे मौजूद है उसको रिप्लेस कर रहा है, जिसको पर्नेविरिडिस बोला जाता है, और एडिबल ऑयस्टर मगलाना बिलिनेटिया जिसको लोकली मोरिंगा बोला जाता है उसको भी रिप्लेस कर रहा है। अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये रिसेंबल करते हैं ग्रीन और ब्राउन म्यूसिल्स को, जिसको काकुमेका बोला जाता है मलयालम में। छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, कलर वेरी करता है फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन, पर्पल और डार्क ग्रीन। कई सारे एरिया के अंदर ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है वो स्मूथड बेड के रूप में होते हैं। शॉर्ट नेक है, काल्म है, जिसको मांजा कका बोला जाता है। अष्टमुडी लेक के अंदर जो चारों म्यूसिल्स है वो एस्टेब्लिश कर रहा है अपने ब्रीडिंग पॉपुलेशन को 2018-19 से ही शुरू कर चुका था, और मॉनिकर वराथन कक्का उसको एक्वायर कर चुका है जो एलियन मोलस्क है। जो शॉर्ट नेक काम फिश है इस लेक के अंदर, उसको इको लेबल का टैग लग गया है मेरीन स्टेवर्डशिप काउंसिल के द्वारा, बिकॉज अराउंड 3000 पीपल इस फिश से डिपेंडेंट थे, और यहाँ पर ये खतरा इनको दिख रहा है। इस सिचुएशन के अंदर जो फास्ट ब्रीडिंग हो रहा है चारों म्यूसिल्स का, वो एज अ पेस्ट गिना जाएगा, ऐसा स्टेट के ऑथर्स ने बोला, यानी कि उसको मार दिया जाएगा बाद में। कंसर्न की बात करते हैं जो पोटेंशियल है माइटेला स्ट्रिगाटा का, कि जो वहाँ के काम फिशरीज है उसको आउट कम्पीट करना है, यानी कि निकालने का, तो वो एक सीरियस कंसर्न है और अर्जेंटली इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। भले ही वो स्मॉल साइज़ का है, एडिबल है, लेकिन जो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस या इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी बड़ा होगा इससे, वो उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो मसल्स है वो इंडियन शोर्स के अंदर रीच हो गया है, और शिप हल्स के साथ अटैच होकर लालवर फॉर्म्स के अंदर ब्लास्ट कर रहा है वाटर डिस्चार्ज जहाँ पर हो रहा है उस तरफ। स्टेप्स की बात करते हैं। अब क्योंकि साइक्लोन ओखी है, वो क्या कर रहा है, सिंपली स्पीड अप कर रहा है इन्वेजन को इनलैंड वाटर्स के अंदर। इस सिनेरियो के अंदर ये हमें अर्जेंटली ज़रूरत है कि हम आइडेंटिफाई करें कि जो चारों मिसाइल्स की प्रेजेंस इंडिया के कौन से पार्ट के अंदर मौजूद है, और उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। और उसके अलावा हमें स्टडी प्रमोट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेजिव बायोलॉजी को लेकर, और अवेयरनेस भी हमें लाना पड़ेगा मेरीन इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में लोगों के अंदर। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्वेजिव स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं। तो जो एलियन स्पीसीज़ है वो इस प्रकार के स्पीसीज़ है जो बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बाहर, यानी कि जो उसका नेटिव प्लेस है उसके अलावा कोई और जगह पर प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
जो एलियन स्पीसीज है वो इन्वेजिव बन जाते हैं जब वो इंट्रोड्यूस होता है डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली उनके नेचुरल एरिया के बाहर, जहाँ पर उनका कोई कॉम्पिटेंट नहीं होगा, और नेटिव स्पीसीज के अंदर तो उनको मारने वाला होता है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस उस तरफ उसके नेटिव एरिया के अंदर बना रहता है, लेकिन जब नेटिव एरिया के बाहर आ जाता है तो वो घातक बन जाता है। और ये किस तरह से घातक बनेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, बिकॉज जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस होते हैं अपने आप में और ग्रोथ भी अच्छा होता है उनका, हाई डिस्पर्जल एबिलिटी होती है, किसी भी फूड टाइप में वो सर्वाइव कर लेते हैं और वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन में भी वो जी लेते हैं। यानी कि इनकी जो एडेप्टेबिलिटी है उसकी जो एबिलिटी है, जिसको हम फिजियोलॉजिकली क्या बोल रहे हैं कि न्यू कंडीशन वाला है, और उसको बोला जाएगा फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण वो लोग फैल लेते हैं और जहाँ पर जाते हैं वहाँ के जो लोकल स्पीसीज होते हैं उनको मार लेते हैं। रिसेंट इश्यू हमने देखा डेजर्ट लोकस भी है, क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, राजस्थान, गुजरात और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी रिसेंटली चारों मुसेल्स केरला के बैक वाटर्स के अंदर। बैक वाटर क्या है, तो यहाँ पर एक फ़ोटो की इमेज से आप समझ लीजिए, यहाँ पर सी वाटर जो है वो यहाँ पर इस तरफ आएगा, फिर ऑब्स्टेकल से वापस कुछ पानी बैक करेगा, और जो यहाँ पर पानी बच जा रहा है उसको बोलते हैं हम बैक वाटर, जो फ्लो नहीं होता। प्रीलिम्स के अंदर बैक वाटर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, चारों म्यूसल्स क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, या फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि कैसे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो है वो हार्मफुल है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उसके कॉजेज़ या क्या है, उसको फैलने के लिए कंडीशंस क्या उसको फेवरेबल कर रही है, इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी और इकोलॉजी के ऊपर या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और उसको कैसे मिटा सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं पेज नंबर 16 से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई न्यूज़ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 4.75 करोड़ के जो इंडियंस के डेटा है ट्रू कॉलर के यूज़र्स के, वो डार्क वेब के अंदर सेल के लिए पड़े हैं, ये पाया गया। तो कॉज ऑफ वरी क्या है, जब 4.75 करोड़ इंडियन ट्रू कॉलर्स के यूज़र्स के डेटा की बात आई डार्क वेब के अंदर पड़ा है सेल के लिए, तो ट्रू कॉलर ने कल कहा कि ये जो डेटा दिखाई दे रहा है वो पिछले साल जो लीक हुआ था वो वाला डेटा है। और जो रिसर्चर है साइबर इंक, यूएस बेस्ड साइबर इंटेलिजेंस फर्म है, उन्होंने भी ये लीक को फाउंड किया और साथ के साथ कंफर्म किया जो ट्रू कॉलर का कहना है उसको। लेकिन 600 मिलियन जो दूसरे डेटा है वो भी पड़े हैं सेल्स के लिए, जो चाइनीज़ या ताइवान कंपनी से मिले हुए या तो इंडिविजुअल्स के मौजूद है। जो डेटा है वो टू गॉड नामक एक वेबसाइट्स पर या तो एक सोर्सेज पे पड़ा है, और सेम एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है ट्रू कॉलर के डेटा पोस्टिंग के लिए। टू गॉड जो है वो बिगेस्ट वरी वाली बात नहीं है, इतनी चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज ये एक सिर्फ होलसेलर है डार्क वेब मार्केट के अंदर। दूसरे जो एक्टिव ग्रुप्स है वो मेन कॉज है, बिकॉज ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और नए स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं, उनका वेब जो डेटा है वो डार्क वेब के अंदर अवेलेबल कर रहे हैं। प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकता है, तो एवरेज यूज़र को एडवाइस दी जाती है कि जो सस्पिशियस टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स जो आते हैं उस पर अलर्ट रहिए। रेगुलरली मॉनिटर करिए अपने बैंक ट्रांजैक्शन को कि कोई पोटेंशियल एनोमलीज तो नहीं हुई, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई, आपके अकाउंट से पैसा तो नहीं चला गया। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को यूज़ करिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करिए, डेटा ब्रीच मॉनिटर और नोटिफिकेशन सर्विसेज को ऑप्ट करिए। ये सबसे मदद से क्या होगा, अगर आप अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो इस प्रकार के साइबर थ्रेट से आप बच सकेंगे। अब डार्क वेब के बारे में हमने 25 मई की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ पर न्यूज़ आई थी एक और इसी से जुड़ी हुई कि फ्रेश लीक यहाँ पर पर्सनल डिटेल पाया गया है, जो जॉब सर्च करने वाले इंडियंस हैं उनके डेटा पाए गए हैं डार्क वेब के अंदर आधार कार्ड वगैरह के साथ। और ये भी साइबर लिंक यूएस बेस्ड साइबर इंटेलिजेंस फर्म ने ही बताया था, और वहाँ पर हमने डार्क वेब भी डिस्कस किया था। तो डार्क वेब एक वर्चुअल है, मार्केट है, ब्लैक मार्केट के जैसा ही वर्चुअल लेवल पर। जैसे कि सिल्क रोड है, वहाँ पर इलीगल तरीके से ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही डार्क वेब भी एक क्या है जहाँ पर इलीगल चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो डार्क वेब एक ऐसा एरिया इंटरनेट के ऊपर जो एक्सेसिबल नहीं होता सर्च इंजन से। इसको सर्च, और जो हम सर्च इंजन के अंदर देखते हैं उसको सरफेस वेब बोला जाता है। तो अगर आपको डीप वेब के अंदर जाना है तो राइट एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तो ही आप डायरेक्टली उसमें जंप कर सकते हैं। जो डार्क वेब है वो डीप वेब का ही एक हिस्सा है, जबकि
डीप वेब जो है वो एक्सेसिबल है, डार्क वेब जो है वो डेलिबरेटली हिडन रहता है, और डार्क नेट जो है वो डार्क वेब का ही दूसरा नाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में काम आ सकती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेंस के अंदर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है इंडिया के अंदर, इंडिया की क्या प्रिपरेशन है उससे लड़ने के लिए, वेरियस रिपोर्ट्स के बारे में जैसे कि साइबर लिंक रिपोर्ट क्या कह रहा है अलग अलग थ्रेट्स को लेकर, तो उसको रिफ़र कर सकते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो रेगुलरली आप ट्रैक करते रहिए इस तरह की न्यूज़ को, और एक नोट्स बनाते रहिए जो आपको आंसर के अंदर काम आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके लोकस्ट स्वॉर्म को लेकर। तो दो जगह पर ये न्यूज़ है, एक तो पेज नंबर 6 के अंदर एडिटोरियल है द स्वॉर्म, और पेज नंबर 11 के अंदर टाइटल दिया हुआ है लोकस्ट थ्रेट इज बिगर दिस ईयर वॉन्स मॉनिटर। एनवायरमेंट के अंदर आएगा, प्रीलिम्स और मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर। कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो जो लोकस्ट स्वॉर्म है वो राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर खतरे की घंटी बजा रहा है और एम्पलीफाई कर रहा है एग्रीरियन डिजास्टर को लेकर। डिटेल में डिस्कस करते हैं, की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ट्रॉपिकल ग्रास ऑफर है, लोकस्ट स्वॉर्म क्या एक प्रकार का ट्रॉपिकल ग्रास ऑफर है, वो क्रॉस करके इंडिया में आया है पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में से अप्रैल 11 से। जो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का काम है इस पीरियोडिक आउटब्रेक को देखने का, इस इंसेक्ट्स को देखने का, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करती है, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है और इसका हेडक्वार्टर जोधपुर के अंदर है। LWA ने बोला कि जो लोकस्ट आए थे लास्ट ईयर वो 26 साल के गैप के बाद आए थे, और वो पिछले साल आए थे वो मैच्योर थे, जिन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अफेक्ट किया था। 13 लोकस्ट अपसर्च हुए 1964 से 1997, और 2010 के बाद कोई लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्ट नहीं हुई थी, ऐसा LWO का कहना है। अगर एक बार आउटब्रेक शुरू हो जाती है तो वो 2 साल तक टिक कर रहती है, एंड देन 8 साल तक वापस गायब हो जाता है। LWA के ऑफिशियल्स ने बोला कि जो स्वॉर्म बिल्डअप हुआ है वो पोटेंशियली वर्स्ट है पूरे डिकेड्स के अंदर। इस साल ये साल जो लोकस्ट है वो इमैच्योर है, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आए हैं उनके जन्म लेते ही। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कॉज ऑफ कंसर्न क्या है। तो इमैच्योर लोकस्ट जो है वो फुल्ली ग्रोन नहीं होते, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है हार्म पहुंचाने की, और उनकी लाइफ स्पेन भी लॉन्गर रहती है। जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो बलूचिस्तान में है, जो रिस्पॉन्सिबल है 10 से 12 दिन के अंदर पुराने लोकस्ट को थार डेजर्ट की तरफ धकेल रहे हैं, जहाँ से ये उड़ते उड़ते खाने के सर्च के अंदर इधर उधर एरियाज़ में जा रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। जो ग्रास ऑफर है वो एक्चुअली आए थे सुदान एथेरिया से, अफ्रीका के रेड सी कोस्ट से, वहाँ पर जब एक्सेस रेन पड़ी उसके बाद, और अर्लियर ये ब्रीड हुए थे ईरान के अंदर। अब इंडिया के अंदर क्योंकि रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया गया था और वो काम भी ख़त्म हो गया था, और खारिफ क्रॉप्स का सोइंग सीज़न शुरू है, तो लोकस्ट को अभी वेजिटेशन नहीं मिला एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से जो इंसेक्ट्स है वो कैटल फीड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो पैस्चर लैंड के अंदर है, यानी कि जो मेजर कंसर्न है वो कैटल रेयरर के लिए है, बिकॉज ड्रॉट अफेक्टेड एरिया के अंदर बचा हुआ जो घास फूस ज़मीन पर रहता है वो लोकस्ट स्वॉर्म्स खा लेते हैं। चैलेंज क्या है, पाकिस्तान तो फेल हो गया था इसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज कई सारे नंबर में थे। जो एंटी लोकस्ट स्प्रेइंग डेजर्ट एरिया के अंदर, थार के अंदर और चौलिस्तान के अंदर किया गया था, वो भी इनएफिशिएंट प्रूव हुआ था, और ह्यूज स्वॉर्म्स जो है वो विंड की मदद से, हाई स्पीड विंड की मदद से इंडियन साइड्स के अंदर अफेक्ट कर रहा है थार के आसपास वाले गांव में। बड़ा चैलेंज ये है कि जब स्वॉर्म फ्लाई होता है तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के वहाँ पर ब्रीडिंग करना है उसने शुरू कर दिया है, यानी कि उगना या पैदा करना शुरू हो गया है। लोकस्ट जो है वो अपना अंडा देना भी शुरू कर चुके हैं। जब मानसून का ऑनसेट होता है, जब मानसून आने वाला होता है, जब वो अंडा रखना शुरू कर देते हैं, और कंटिन्यू ब्रीडिंग होता है 2 महीने तक या उससे भी ज़्यादा, और उसके साथ नए इंसेक्ट्स भी बॉर्न होते हैं उनके ग्रोथ फेज के साथ साथ, खरीफ क्रॉप के साथ साथ। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने वार्न किया कि ज़्यादा अटैक हो सकता है लोकस्ट का इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों ही साइड। जो स्वॉर्म है वो समर ब्रीडिंग एरिया की तरफ मूव करते हैं नियर बॉर्डर, जहाँ पर
सेवरल वेज यानी कि जुलाई तक जो स्वॉर्म्स है या तो लोकस्ट है आने की चांसेस है। अगर अच्छी रेन हुई तो वो एग जो दे रहे हैं तो वो अच्छे से ब्रीड कर पाएंगे और नए जो लोकस्ट है वो पैदा होंगे, जिससे क्या होगा, इनकी ईस्टवर्ड मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वो राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास ही घूमते रहेंगे। लोकस्ट और क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं, किस तरह से उनका नाता है। तो ब्रीडिंग लोकस्ट जो है, जो फार्मर को थ्रेट कर रहा है या तो उनको डरा रहा है या तो मुसीबत पैदा कर रहा है, वो इनडायरेक्टली इंडियन ओशन के वार्मिंग से जुड़ा हुआ है एज पर दी मेट्रोलॉजिकल सजेशन। पिछले साल उस समय डर था कि मानसून जो है वो कम होगा बिकॉज अल नीनो इफेक्ट है और इक्वेटोरियल पैसिफिक जो है वो वार्म हो रहा है। हाउएवर एक्सट्रीम फ्लिप हो रहा है। जुलाई तक ये एविडेंस है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर होगा इंडियन वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन, और इसकी वजह से क्या होगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल होगी भारत के अंदर, जिससे क्या होगा, और उसके साथ साथ ईस्टर्न अफ्रीका में भी होगा। अब मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स के अंदर प्रेसिपिटेट करेंगे, लोकस ब्रीड करेंगे और उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी रेन बियरर विंड्स के, यानी कि बारिश के हवा के झोंके के साथ साथ वो इंडिया के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होंगे अफ्रीका से। ऑन दी अदर हैंड जो कोरोना क्वारंटीन्स है उसकी वजह से हमारे जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए, तो वो भी कामकाज रुका हुआ है। तो कोरोना के साथ साथ लोकस्ट भी मुसीबत ला रही है भारत के ऊपर। तो इस साल इंडिया के अंदर कई सारे मुसीबत के पैकेज आपको मिल सकता है देखने को। कोविड-19 है, लोकस्ट स्वॉर्म है, अम्फान साइक्लोन है, इसके अलावा एलजी का जो गैस लीक कांड हुआ था वो, अलग अलग जगह पर फायर लगना, इकोनॉमिक स्लो डाउन होना, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट ओवर एलओसी। तो ऐसी कई सारी जो प्रॉब्लम्स है इस साल आपको देखने मिलेगी और अभी देख भी रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बुधवार को ड्रोन्स को डिप्लॉय किया ट्रायल बेसिस के ऊपर, ताकि वो इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सके लोकस्ट के ऊपर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सामोद एरिया के अंदर किया गया था और ड्रोन ने 2.5 एकर्स के एरिया के अंदर स्प्रिंकल किया था केमिकल को 15 मिनट में। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, जो इम्प्रूव साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगा, मेंस के जो ट्रांसिट बॉर्डर्स है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से हम लोग इस तरह की मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। और इसके अलावा टेरिटोरियल ब्लेम गेम हमको नहीं खेलना चाहिए और इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो फोकस है वो इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल फ्यूचर या सस्टेनेबल ग्रोथ हो सबका, ताकि इस तरह की मुसीबत से हम इजीली बाहर आ सके, उभर सके। लोकस्ट के बारे में हमने 23 मई के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ पे व्हाट इज़ लोकस्ट और उसका प्लेग के बारे में दिखाया हुआ है। ओवरऑल डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ आपको आज। तो लोकस्ट एक स्पीसीज है जो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोफर से जुड़ा हुआ है। लोकस्ट पॉलीफेगस है जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, बार्क्स एंड ग्रोइंग पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है और डिस्ट्रॉय करता है प्लांट्स को, बहुत ही हैवी डैमेज करता है। जो स्मॉल स्वॉर्म्स है डेजर्ट लोकस्ट के, वो एक दिन में 10 हाथी जितना खाना या 25 ऊँट जितना या 2500 आदमियों जितना खाना खा लेता है। मई और नवंबर के बीच में ये लोग आते हैं मॉनसून सीजन के आसपास राजस्थान गुजरात के एरिया के अंदर। यूजुअली ये अरेबियन पेनिनसुला से ओरिजिनेट होते हुए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ट्रैवल होते हुए सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान से उसके सिंध इलाके से इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। प्लेग की बात करते हैं तो जो क्रॉप डैमेज होता है 10 करोड़ का हुआ था 1926 से 31 के अंदर। 1940-46 एंड 49-55 के बीच में 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। 1959-62 के बीच में 50 लाख का हुआ था। और इस बार जो है पिछले साल और इस बार मस्टर्ड, क्यूमिन, व्हीट, जत्रोफा, कॉटन और पोटैटो जैसे और ग्रास फोडर जैसे क्रॉप्स को ये डैमेज कर रहा है। अगर एडल्ट लोकस्ट होगा तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है कि उसको हम देख लेते हैं। अगर 10,000 एडल्ट लोकस्ट एक पर हेक्टर के एरिया के अंदर आ गए तो उसको थ्रेशोल्ड माना जाएगा, क्योंकि वो बाद में उससे ज़्यादा होगा तो तबाही मचा देगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो लोकस्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर लोकस्ट और क्लाइमेट चेंज का क्या नाता है,
फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर करेगा, सरकार के क्या स्टेप्स है और आगे इस तरह की मुसीबत से कैसे लड़ सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड के बारे में भी डिस्कस करना होगा। तो पिछले हफ्ते कई सारी न्यूज़ आई है लोकस्ट को लेकर, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए और अपने नोट्स के अंदर इन शॉर्ट आर्टिकुलेट बना लीजिए ताकि आपके आंसर्स के अंदर मदद होगी। उसके बाद एक आर्टिकल आता है, लीड आर्टिकल पेज नंबर 7 से, जो बात कर रहा है हेल्पिंग सप्लाई चेन रिकवर, यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, यानी कि मेंस में जीएस पेपर 3 के अंदर ये आएगा। कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह से सप्लाई चेन जो इंडिया के अंदर है वो रिकवर हो सकती है, और जो सरकार का फिस्कल स्टिमुलस स्टेप है वो किस तरह से नाकाम होगा या तो कम असर करेगा, और उसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए कि अपना खर्चा जो है वो कट करना चाहिए, प्राइस कंट्रोल को निकालना चाहिए और अपना ट्रेड जो है वो ओपन करना चाहिए। ये सब मदद करेगा सप्लाई चेन को रिकवर करने के लिए पोस्ट लॉकडाउन। की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो भारत सरकार ने एक साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस को, इस पैकेज को लॉन्च किया था, और कुछ कमेमोरेट ने बिलीव किया कि ये बहुत हेल्प करेगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। हाउएवर कई सारे कारण हैं जो इनके बिलीव्स को डाउटफुल लगा सकता है। कई सारा आउटपुट जो डिक्लाइन हुआ है सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की वजह से, ये लॉकडाउन में हमको देखने मिला, यानी कि आउटपुट यहाँ पर कम हुआ बिकॉज माल सामान नहीं पहुँचा, चेन जो है वो टूट गई लॉकडाउन की वजह से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन डू लिटल टू एलिवेट दिस, तो सरकार का जो ये अभी स्टिमुलस पैकेज है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अच्छे से कम सॉल्व कर पाएगा। लोगों के हाथ में पैसे देने से आपकी डिमांड साइड तो बस बढ़ सकती है गुड्स की, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई को बढ़ा नहीं सकती। यहाँ पर डिमांड तो आप कर सकते हो लेकिन पहुँचाओगे कैसे, वो चैलेंज है। सिनेरियो देखते हैं, मॉडर्न इकोनॉमीज के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स के मदद से होता है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ट्रैवल होता है। अपस्ट्रीमिंग सेक्टर जैसे कि माइनिंग, वो मेटल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मशीन्स बनती है। मशीन यूज़ किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए, क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए और फ्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फाइनली जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है वो डाउनस्ट्रीम सेक्टर के अंदर जाता है और वहाँ पर ब्रेड या फ्लोर बनता है। हर एक स्टेप के अंदर मशीन और लेबर का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जो एक इनपुट है फर्दर डाउनस्ट्रीम सेक्टर के लिए, यानी कि यहाँ पर इसने कुछ आउटपुट बनाया, ठीक है, कुछ इनपुट डाल के आउटपुट बनाया, तो इसका आउटपुट फर्दर कोई कंपनी के लिए इनपुट बन सकता है। आगे देखते हैं लॉकडाउन इफेक्ट और आउटपुट किस तरह से रिड्यूस हुआ। तो लॉकडाउन के अंदर न्यूमरस इनपुट जो है वो प्रोड्यूसर से यूजर्स तक नहीं पहुंच पाए। ये जो डिस्ट्रप्शन है वो फर्स्ट जनरेट नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ खाने पीने को लेकर डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ। हाउएवर जो अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर गुड्स की वो डिक्लाइन होती हुई शुरू हुई, बिकॉज यहाँ पर एग्जांपल ले रहे बेकर्स के बारे में। बेकर्स नहीं चलेगा बिकॉज उसको फ्लोर का सप्लाई नहीं मिलेगा, फ्लोर नहीं मिलेगा बिकॉज वो मिल से आता है और मिल के पास व्हीट का स्टॉक नहीं है, और वहाँ पर कोई गारंटी नहीं मिल सकती कि एसेंशियल गुड का फ्लो होगा नॉन एसेंशियल गुड्स के सप्लाई को या प्रोडक्शन को सस्पेंड करके, बिकॉज ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स ये नॉन एसेंशियल है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन वो एसेंशियल बन जाता है बिकॉज जो फूड कैरिंग ट्रक्स है वो अगर ब्रेक डाउन हो गई तो इनका पुर्जा कहाँ से मिलेगा जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, माल ही नहीं होगा। तो ऐसा कब तक चलेगा, कितना लॉन्ग तक चलेगा। तो ये डिफ़िकल्ट है कहना कि कुछ वेरिएशंस हम ला सकते हैं अक्रॉस द फूड और गुड्स। तो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो एम्पलीफाइड होंगे अभी लेबर शॉर्टेज की वजह से, बिकॉज वो अभी घर जा रहे हैं। तो हमको न्यूज़ बार बार देखने मिलती है कि जो मजदूर लोग हैं, पर्यटक है, वो चल के ही घर जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो अब जो इंडिया जैसे देश की बात करते हैं तो ग्रेट रिडक्शन उनको देखने मिलेगा पोस्ट लॉकडाउन आउटपुट के अंदर, बिकॉज इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो हाईली लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन वाली है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड यूएस। आफ्टर लॉकडाउन की बात करते हैं, जैसे जैसे इमर्जिंग होगी इकोनॉमी लॉकडाउन के बाद, तो एंटरप्रेन्योर्स, वर्कर, कंज्यूमर, वो सबको नई रियलिटी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। वर्ल्ड की सप्लाई चेन को एडॉप्ट करना पड़ेगा।
जो फर्म है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, उनको सोर्स ऑफ इनपुट फ्रॉम सप्लायर चूज करना पड़ेगा ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर, उनके दायरे के अंदर ही, ताकि फ्यूचर डिस्ट्रप्शन के रिस्क से बचा जा सके। इससे क्या होगा, इसमें क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नए लोकेशन के अंदर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी जो सेविंग से निकल के आएगा। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइस सिग्नल भी ज़रूरत पड़ेगी। विद इन अ मार्केट मूवमेंट ऑफ प्राइस प्रोवाइड क्या करता है, मूवमेंट ऑफ प्राइस की वजह से इंसेंटिव फॉर इंफॉर्मेशन ज़रूरी बनती है ताकि एडॉप्ट और ग्रो कर सके। अब क्योंकि प्राइस जो है वो कुछ इनपुट्स की अगर सपोज बढ़ जाती है, तो बायर जो है इस इनपुट का वो ऑल्टरनेटिव सप्लायर के पास जाएगा, बिकॉज उसको महंगा पड़ेगा। और जो कंपनी अब तक ये प्रोड्यूस नहीं कर रही थी गुड्स को, तो अभी इनके पास इंसेंटिव्स भी है ये करने के लिए। तो जो की है इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर, ये इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर, वो मिलियन ऑफ इस तरह के एडजस्टमेंट के अंदर छुपी हुई है, जहाँ पर फर्म्स न्यू प्रोवाइडर ऑफ इनपुट की तरफ जाएगी, नए बायर्स की तरफ जाएगी उनके आउटपुट के लिए, नए लोकेशन पर फैक्ट्री बिल्ड होगी, यानी कि पूरा नया एक सेटअप करना पड़ेगा आफ्टर द लॉकडाउन। अब क्यों स्टिमुलस पैकेज हेल्प नहीं करेगा इसके लिए? अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट एडजस्टमेंट प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो सकती है सरकार के स्टिमुलस पैकेज से, ऐसा ऑथर का कहना है। बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है प्रिंटिंग मनी पर, कर्ज बढ़ाने पर, टैक्स इंक्रीज करके। अभी आप पे रिसोर्सेज किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, फंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, तो ये सब कहाँ से जाएगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स से वापस गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स तक जाएगा। जब सरकार जो प्रिंट करेगी मनी को, तो वो रिसोर्सेज इन्फ्लेशन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, यानी कि लेंगे। ब्यूरोक्रेट्स लेस एफिशिएंट है प्रॉफिट मोटिवेटेड फर्म्स के कंपेयर की अगर बात करते हैं, बिकॉज जो प्रॉफिट मोटिवेटेड फर्म्स है वो स्केर्स रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकती है रादर देन द ब्यूरोक्रेट्स, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास कम है। ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत ही कम इंसेंटिव्स या इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि वो जो ग्रैन्युलर सप्लाई चेन है उसको एडजस्ट कर सके या तो ग्रोथ को रिवाइव कर सके। क्योंकि स्टिमुलस पैकेज किक किया तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स इतने एफिशिएंट नहीं है। तो जो टाइमली रिकवर ऑफ आउटपुट है वो भी उसके चांस है कि वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता हुआ दिखे, ऐसा ऑथर कह रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए? तो ऑथर कह रहा है कि हमें वेस्ट जर्मनी का एग्जाम्पल लेना चाहिए, एक्सपीरियंस देखना चाहिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने किया। मिड 1944 के बिगनिंग में जब बॉम्बिंग हुआ था और जर्मनी डिस्टर्ब हो गई थी, उसका सप्लाई चेन ठप हो गया था, जब उसके बॉटलनेक सेक्टर के ऊपर ही हमला हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ही ख़त्म हो गया था। इसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो ख़त्म ही हो गया था जर्मनी इकोनॉमी के अंदर। पर पर्सन जो फूड प्रोडक्शन है वो प्री वॉर लेवल से आधा हो गया था, यानी कि अगर वॉर के पहले 100 था तो वो अभी 50 हो गया। 2 साल के बाद सिचुएशन बदली जब चांसलर लुडविग एरहार्ड ने प्राइस कंट्रोल को लिफ्ट कर दिया, यानी कि प्राइस कंट्रोल को हटा दिया और टैक्स को ख़त्म कर दिया, कट कर दिया, ख़त्म तो नहीं किया, कट कर दिया। वेस्ट जर्मन एंटरप्रेन्योर्स ने रीएस्टैब्लिश किया सप्लाई चेन को, जिसकी वजह से जो गुड्स है वो अपस्ट्रीम सेक्टर से फाइनल कंज्यूमर तक आसानी से पहुंचे, यानी कि एक नई चैनल बनेगी। 1950 तक जो पर कैपिटा इनकम है वेस्ट जर्मनी की, वो वापस प्री वॉर लेवल तक पहुंच गई थी, यानी कि विद इन 4 to 5 ईयर्स। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या सकते हैं कि जो रीसेंट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो लास्ट लॉन्ग रहेगा, यानी कि बहुत लंबी असर इसकी झेलनी पड़ेगी। तो रिकवरी के लिए सरकार को अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, प्राइस कंट्रोल को रिमूव करना पड़ेगा और ट्रेडिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो ये सजेशन ऑथर ने दिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मेंस में आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ सप्लाई चेन इन इंडिया कैन बी रिकवर एंड वाई स्टिमुलस पैकेज वोंट हेल्प इन इट। इस आर्टिकल के अंदर ऑथर की जो बात है वो आप अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हो। तो जितने भी हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलती है उसमें जितने भी क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की जाती है, तो उसका आंसर आप खुद से आर्टिकुलेट करके हमको ईमेल कर सकते हैं magnitudeinstitute@gmail.com के अंदर। यहाँ पर डेली हेडलाइंस के बारे में देख सकते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़
पढ़ सकते हैं। इसमें से काफ़ी न्यूज़ तो हमने इस वीडियो के अंदर एनालाइज कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।